अपन किसकी बात करेंगे? रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल, ये अपन बात करेंगे। सर किसके रेजिडेंशियल स्टेटस आपको निकालने? पर्सन। पर्सन कौन कौन होते? एवरी पर्सन। इंडिविजुअल का निकालेंगे, एचयूआर, एओपी, डीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सबका निकालेंगे। तो पहले अपन किसकी बात करेंगे? रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। किसकी बात करेंगे अपन? रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल समझ में आता है सब लोग? इंडिविजुअल बोले तो इंडिविजुअल, मे बी मेल, मे बी फीमेल, मे बी बुड्ढा, मे बी बुड्ढे, डोकरा डोकरी जो भी, ठीक। ऐसे घर जाके डोकरा डोकरी नहीं बोल देता, ठीक है। मैं बड़ा अच्छा इंसान हूँ, ऐसे इंडिविजुअली नहीं बोलता किसी को। जब मैं पढ़ाता हूँ तभी ऐसे फालतू बातें करता, क्योंकि मैंने क्या बोला, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो पढ़ाई में इतना पढ़ लो कि पढ़ाई में मजा, क्योंकि जो भी बच्चा सीएस करता है, प्रोफेशनल कोर्स करता है, उसको कभी भी 2 घंटे पढ़ने से काम नहीं, उसको कम से कम 10-12 घंटे पढ़ना। कितने घंटे? आप जब 10-12 घंटे पढ़ोगे आपको मजा भी नहीं आए, पढ़ाई कैसे होगी? तो मतलब तभी तो बोलता बच्चों को हिंदी मूवी नहीं इंग्लिश मूवी देखनी चाहिए। हिंदी मूवी थर्ड क्लास नॉनसेंस, प्यार प्यार ही करते हैं, प्यार तो वैसे ही हो जाता है। नहीं, इंग्लिश मूवी भी प्यार होता है, नहीं काम कैसे, मतलब फोकस कैसे, नहीं फोकस होता है उनका भी, टारगेट होता है। और आपने नोटिस किया होगा जैसे हिंदी मूवीज में क्या होता है, अलग से गाने आते हैं, अलग से गाने, अलग से पल किया। इंग्लिश मूवी से आप देखोगे ना तो वो सीरियस मिशन पे और बीच में ही पल किए जाते बोलते। तो यस, आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसमें ही पढ़ ढूंढना पड़ेगा। तुम बिलीव नहीं करो, चलो सीए का एग्जाम देता था तो मेरे बाजू में जो बच्चा बैठता था वो मेरे को जानता नहीं था, लेकिन वो हमेशा मेरे से मिलके रहा। क्यों? मतलब नहीं रहा। क्यों? तो एग्जाम में क्लास क्यों रहा था? क्योंकि मैं एग्जाम ऐसे ही करता था, ये बेटा ये बेटी है, कुछ ना कुछ ऐसे मजे लेता है। पर लाइफ में जब तक आप फन नहीं ढूंढोगे कोई काम आप ज्यादा घंटे कर ही नहीं सकते। आप काम तभी ज्यादा घंटे कर सकते हो जब आपको उसमें फन हो। और तभी आजकल एक नया स्टाइल स्टार्ट हो गया, क्या? प्रोफेशन उसको बनाओ जिसमें आपको मजा आता है। जैसे आजकल नया प्रोफेशन स्टार्ट हो गया इन्फ्लुएंसर, और गलती से किसी इन्फ्लुएंसर की मैं रील देख लेता हूं, मन आता है कौन धक्का कर रहा है ऐसी रील देखता हूं, मुझे डाइजेस्ट नहीं होती। कोई मुझे बोला आप इन्फ्लुएंसर बन जाओ ना, क्या नॉनसेंस वीडियो बनाते, मुझे मजा ही नहीं आता, मैं नहीं कर सकता। लेकिन उनको मजा आता है तो भैया तुम सीएस मत करो, तुम रील बना के लो, कार परचेज कर रहे। मैंने सुना लो उस आजकल नया स्टार्ट हो गया यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सर क्या क्या रील बनाते। और मैं कुछ लोगों की रील देखता हूँ जिसमें होता है 10 मिलियन व्यूज, और वीडियो देख के मुझे लगता है किस गधे ने बनाई और किस गधे ने नहीं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, कोई भी चीज सही नहीं होती, कोई भी चीज गलत नहीं होती। जिस चीज में आपको इंटरेस्ट आता है उस चीज में आप आगे जाओ। और जैसे मैं, मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट था ही नहीं, पढ़ाई में भी नहीं, तो हमने इंटरेस्ट पैदा, क्योंकि भैया भीख थोड़ी मांगनी थी। तो जिनको किसी भी चीज में इंटरेस्ट कोई नहीं, तो फिर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। और डेवलप करने का तरीका क्या है, उसमें आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है तो उसमें आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी देखनी पड़ेगी, विजन क्रिएट करना पड़ेगा, और एग्जाम्पल थोड़े से फनी बनाने पड़ेंगे जिससे कि आपको पढ़ने में मजा आए। चल अपन फालतू बातें करते हैं, जरूरी है। आज कम बैक टू द पॉइंट। अपन बात कर रहे थे यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे, इंडिविजुअल की बात। तो कोई भी जो इंडिविजुअल है, मैं बात कर रहा हूं रेजिडेंशियल स्टेटस, मेरे वर्ड को बड़े ध्यान से सुनो। रेजिडेंशियल स्टेटस और इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन से, ये सिटीजन वर्ड सुना है कभी? पाकिस्तानी सिटीजन, अमेरिकन सिटीजन, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, नागरिक। यहाँ पे नागरिकता की बात नहीं हो रही, किसकी बात नहीं हो रही है? सिटीजनशिप की बात नहीं हो रही है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात नहीं हो रही है। आप कहां के ओरिजिन हो वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कहां के नागरिक हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हम बात करें रेजिडेंशियल स्टेटस, आप कहां रहते हो आज तक।
जहां आप रहते हो वहीं के आप क्या बन जाओगे, रेजिडेंट। यदि आप पैदा हुए इंडिया में और 10 साल से आप अमेरिका में रहते हो तो आप क्या बन गए, अमेरिकन रेजिडेंट, ये बोलना चाहिए। यदि कोई चाइनीज है, चाइनीज, जापानीज, अमेरिकन, यदि 20 साल से इंडिया में रहता है तो उसको आप क्या बोलोगे, इंडियन रेजिडेंट। सिटीजन तभी बनेगा जब उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी एज पर सिटीजन लो। मैं क्या कह रहा हूं, बात समझ में आ रही है सबको? तो यहाँ पे सिटीजनशिप का कोई लेना देना नहीं, आप कहीं के भी सिटीजन हो चलेगा। हमें रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है और ये एवरी ईयर डिटरमाइन करना, ये फिक्स नहीं होता। क्या नहीं होता? और ये फिक्स क्यों नहीं होता? समझ में आ गया, जहां आप रहते हो वहीं के आप क्या बन जाओ, समझ में आ गया। आप इंडिया में रहते हो तो आप इंडिया के रेजिडेंट बन जाओगे, अमेरिका रहते हो तो अमेरिका के रेजिडेंट बन। क्या कहता हूं, समझ में आ रहा है? तो इंडिविजुअल के केस में रेजिडेंशियल स्टेटस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ। नंबर 1, पहला रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। मतलब जो इंडिविजुअल होता है ना बेटा, या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट। बोलो, इंडिविजुअल जो होगा वो क्या होगा, या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। बोलो क्या होगा, या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा, या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट। यदि कोई इंडिविजुअल रेजिडेंट है, कहानी यही खत्म नहीं हो, फिर उसको और गौर से देखना पड़ेगा तो कैसा रेजिडेंट। यदि नॉन रेजिडेंट है तो नॉन रेजिडेंट होता है, यदि रेजिडेंट है तो फिर दो बातें, ऑर्डिनरी या नॉन ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। कोई बताएगा कितने टाइप के रेजिडेंट हो गए? 3। डिटेल में बोलो तो 3 हो गए, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड थर्ड नॉन रेजिडेंट। मीन जो भी इंडिविजुअल होगा या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट होगा तो आपको फर्दर कंसिडर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ऑर्डिनरी टाइप का या नॉन ऑर्डिनरी टाइप का। रेजिडेंट तो है लेकिन नॉन ऑर्डिनरी। इतना याद हो गया तो आगे बढ़ो। हेलो एवरीवन, इतना याद हो गया सबको, समझ में आ गया कि जो भी रेजिडेंट होगा या तो ऑर्डिनरी होगा या नॉन ऑर्डिनरी होगा या नॉन रेजिडेंट। थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं फिर डिटेल में आगे बात करेंगे। The total income of the assessee cannot be determined without the knowledge of his residential status. Actually residential status बहुत important है, इसके इंपॉर्टेंस मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपकी कौन कौन सी इनकम इंक्लूड की जाएगी आपके रेजिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंड। आज के जमाने में लोग पूरे वर्ल्ड में कमाते, तो कौन सी इनकम इंडिया में इंक्लूड होगी और कौन सी इनकम इंडिया में इंक्लूड नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप इंडिया के रेजिडेंट हो, आप इंडिया से भी कमा सकते हो, इंडिया के बाहर भी। कोई नॉन रेजिडेंट है, अमेरिका में भी कमा रहा है और इंडिया में भी कमा रहा है, तो क्या नॉन रेजिडेंट की फॉरेन इनकम भी इंडिया में इंक्लूड होगी? ये सब रेजिडेंशियल स्टेटस में देखना पड़ेगा। तो मैं आपको आगे, तो पहले हम रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर लें, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि तुम्हारी कौन सी इनकम इंडिया में इंक्लूड होगी और कौन सी इनकम पर इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। किस पर डिपेंड करेगा ये? रेजिडेंशियल स्टेटस। तो इंपॉर्टेंस बाद में बताऊंगा, पहले एक बार हम क्या करें, रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन क्या डिटरमाइन कर लेते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस, फिर उसकी इंपॉर्टेंस बाद में आएगी। इफ एनी पर्सन बिकम रेजिडेंट, ये वाली लाइन नहीं पढ़नी आपको, ये सब इंपॉर्टेंस के अंदर आएगा। रेजिडेंशियल स्टेटस शैल बी डिटरमाइंड फॉर एवरी पर्सन फॉर एवरी प्रीवियस ईयर इंडिपेंडेंटली, जो मैंने कहा हर पर्सन के लिए इंडिपेंडेंटली क्या करना पड़ेगा, हर साल रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना पड़ेगा। मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस परमानेंट नहीं। इसका मतलब यदि आप किसी ईयर में यदि रेजिडेंट हो तो हो सकता है कि अगले साल आप क्या बन जाओ, नॉन रेजिडेंट। क्या कह रहा समझ में आ रही बात? मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस आपको एवरी प्रीवियस ईयर इंडिपेंडेंटली डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आप रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, और रेजिडेंट हो तो ऑर्डिनरी या नॉन ऑर्डिनरी। An individual
an individual shall be considered resident. इंडिविजुअल रेजिडेंट माना जाएगा if any of basic condition is, यदि आप कोई भी एक, और कितनी बेसिक कंडीशन है, दो, तो दो में से एक भी बेसिक कंडीशन यदि आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तो आप क्या बन जाओगे, रेजिडेंट बन जाओगे। ये क्लियर हो गया। कोई भी इंडिविजुअल रेजिडेंट माना जाएगा प्रीवियस ईयर का, तो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर पे आप क्या माने जाओगे, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर आप रेजिडेंट माने जाओगे यदि आप दोनों में से कोई भी एक भी बेसिक कंडीशन, दोनों फुलफिल हो जाती तो बहुत ही अच्छी बात, दोनों फुलफिल हो जाती तो बहुत ही अच्छी बात है। दोनों में से एक भी यदि आप फुलफिल कर लेते हो, एनी ऑफ, तो भी आप क्या माने जाओगे, रेजिडेंट माने। कितनी बेसिक कंडीशन है बेटा, कितनी बेसिक कंडीशन है, और कितनी फुलफिल करनी, दोनों फुलफिल हो जाए, जैसे अपन से लोग अपनी दोनों बेसिक कंडीशन फुलफिल होती। लेकिन किसी पर्सन की दो में से यदि एक भी बेसिक कंडीशन यदि फुलफिल हो रही है तो भी क्या माना जाएगा, वो रेजिडेंट माना। अब आपको पता है कि मुझे पूरे कंसेप्ट कौन से ईयर के हिसाब से पढ़ाना है, फाइनेंस एक्ट 2025 हमारे लिए कौन सा प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल है, मैं आपको बोलता हूँ प्रीवियस ईयर 25-26 भैया। तो देयर इज ए पर्सन मिस्टर ए, तो देयर इज ए पर्सन मिस्टर ए दैट इज अ इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर 25-26। तो यदि प्रीवियस ईयर 25-26 में रेजिडेंट ए या नहीं, ये आपको डिटरमाइन करना कौन से ईयर में, प्रीवियस ईयर 25-26 में आप रेजिडेंट ओ या नहीं। तो हमारे लिए जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है वो कौन सा, रेलिवेंट मतलब जिस प्रीवियस ईयर की आप बात करो उसको बोलते हैं रेलिवेंट। ये प्रीवियस ईयर कहां से स्टार्ट होगा, कहां से एंड होगा, तो ये आपका प्रीवियस ईयर हो गया 25-26, कहां से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2025 और कब तक 31 मार्च 2026। यदि ये इंडिविजुअल पर्सन यदि स्टे करता है, क्या करता है, स्टेज इन इंडिया इक्वल टू और मोर देन 182 डेज, तो वो इंडिविजुअल पर्सन क्या माना जाएगा, रेजिडेंट माना जाएगा इंडिया। कितने दिन स्टे करना चाहिए, 182 डेज, कितने दिन, 182। और मेरा स्टाइल है, मैं क्लास में ही याद करा दूंगा यदि आप रोज फेस टू फेस आओगे। फेस टू फेस यदि कोई बच्चा ये आता है और घर जाके 15 मिनट पढ़ता है और सीरियसली पढ़ता है, तो इनकम टैक्स से इजी सब्जेक्ट आपको कोई लगने वाला ही नहीं। क्या बात करें अपन, कोई भी इंडिविजुअल या रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट, तो किसी भी प्रीवियस ईयर के आप रेजिडेंट बन जाओगे यदि उस प्रीवियस ईयर में कितने दिन, इक्वल टू और मोर देन आप 182 डेज स्टे करते हो। कितना बेटा, यदि आप 182 डेज यदि स्टे करते हैं, उससे ज्यादा यदि आप इंडिया में स्टे करते हो उस प्रीवियस ईयर में, तो उस प्रीवियस ईयर के क्या रेजिडेंट, नहीं आया समझ में। और ये हर प्रीवियस ईयर के लिए आपने जो भाई, ये पहली बेसिक कंडीशन, पहली बेसिक कंडीशन क्या है जल्दी बताओ, यदि कोई इंडिविजुअल स्टे इन इंडिया इक्वल टू और मोर देन 182 डेज, कितने डेज, 182 डेज, यदि आप इंडिया में स्टे करते हो तो आप क्या माने जाओगे, इंडिया के रेजिडेंट माने जाओगे। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। सेकंड बेसिक कंडीशन, ठीक है, हम तो इंडिया में ही पढ़े रहते हैं, हम तो 365 या 366 डेज इंडिया में स्टे करते, हम तो रेजिडेंट है। लेकिन हो सकता है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या कभी अमेरिका जाते हैं मीटिंग करने के लिए, कभी जापान जाते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और कभी चाइना जाते हैं, तो भैया उनके लिए बहुत बार इंडिया में 182 डेज स्टे करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन रहने वाले जयपुर के ही होते हैं, लेकिन उनका बिजनेस वर्ल्ड के हर कोने में फैला है। बहुत लोग कि जो पूरे वर्ल्ड लेवल में बिजनेस कर, हो सकता है तो कभी चाइना, कभी अमेरिका, कभी जापान, कहीं ना कहीं जाते हैं। तो फिर हमने बोला रुको, आप भी रेजिडेंट माने जाओगे। सुनो बात, यदि
कौन से प्रीवियस ईयर की बात हो रही है हमारे लिए? प्रीवियस ईयर रेलिवेंट कौन सा है? तो जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है कौन सा? 25 26। तो यदि 25 26 में यदि आप स्टे करते हो, कितना स्टे करते हो? इक्वल टू और मोर देन 60 डेज। देखिए अकेले नहीं, वो तो सही। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में कितना स्टे होना चाहिए? 60 डेज या उससे ज्यादा। अकेले नहीं, अकेले नहीं, साथ में प्रीवियस ईयर को भी देखा जाएगा। कितने प्रीवियस ईयर, कितने प्रीसीडिंग ईयर? फॉर इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर्स। तो बताएगा कितने प्रीसीडिंग ईयर हो गए? फॉर कौन से? 25 26 करंट प्रीवियस ईयर में। तो इससे पहले के 4 इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर 24 25 23 24 22 23 21 22। इन 4 इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में आपने स्टे किया हो इन इंडिया इक्वल टू और मोर देन 365 डेज। यदि पूरी कंडीशन यदि फुलफिल हो जाती है तो आप इंडियन रेजिडेंट माने। दोनों के बीच में हो 182 के केस में पुराना नहीं देखते। जिस प्रीवियस ईयर में आप 182 डेज इंडिया में स्टे करते हो उस प्रीवियस ईयर के आप रेजिडेंट बन जाते। लेकिन यदि किसी प्रीवियस ईयर में क्या ना, यदि किसी प्रीवियस ईयर में यदि आप 60 डेज यदि स्टे करते हो, कितना? तो इसके साथ आपको क्या देखना पड़ेगा? और इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर में कितना स्टे होना चाहिए? इक्वल टू और मोर देन 365 डेज, तभी आप इंडियन रेजिडेंट माने जाओगे। अदरवाइज आप क्या बन जाओगे? नॉन रेजिडेंट। तो कोई बता सकता है नॉन रेजिडेंट कौन होगा? ऐसा इंडिविजुअल जो दोनों बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं कर। यस और नो? आई रिपीट बेटा, आप नॉन रेजिडेंट किसको बोलोगे? ऐसा इंडिविजुअल जो एक भी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं करता। तो यदि आपकी एक भी बेसिक कंडीशन यदि फुलफिल नहीं होती तो आपको क्या बोलेंगे? नॉन रेजिडेंट। और दो में से एक भी, क्या बेटा? दो में से एक भी यदि बेसिक कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो गई तो आप क्या बन जाओगे? समझ में आ रहा है सबको एवरीवन? यदि कोई पर्सन है दैट इज द ए इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर 24 25, जो हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है वो 24 25 है। तो आपको बताना है कि कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल 24 25 में रेजिडेंट ए या, तो रेजिडेंट के लिए क्या क्या कंडीशन देखेंगे? लास्ट बेंच राइट हैंड साइड में। यदि कोई इंडिविजुअल मिस्टर ए 24 25 वाले प्रीवियस ईयर में वो रेजिडेंट माना जाएगा, कब रेजिडेंट माना जाएगा? 24 25। तेज बोलना। तुम बताओ आगे वाली बच्ची कौन सी ईयर? 25 26 ना? ऑब्वियसली जिस प्रीवियस ईयर में आप स्टेटस डिटरमाइन कर रहे हो उसी प्रीवियस ईयर का प्रोजेक्ट। तो पहली बेसिक कंडीशन क्या है? फिर कौन से प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हो आप? तो 24 25 में यदि वो इंडिविजुअल क्या करता है? स्टे करता है इंडिया में, दैट इज इक्वल टू और मोर देन 182 डेज, या रुक जाओ फिर तुम बताओ सेकेंड बेसिक कंडीशन। कौन से 4 ईयर्स? 24 25। सेकेंड बेसिक कंडीशन आनी पूरी। हाँ बोलो। हाँ तुम बताओगे बेटा, तुम पहली बेसिक कंडीशन होगी कि वो 24 25 में 180 डेज स्टे करता है। सेकंड बेसिक कंडीशन को एग्जाम्पल में फिट करके कौन कौन से 23 24 22 23 21 22 24 25 तो हो ही जाएगा, है ना? और इन चारों प्रीवियस ईयर में कितने डेज? 365 डेज स्टे करता हो। यस बगल प्यारी बच्ची।
क्या करूं इसका? ठीक है, और कुछ? बोलो मत, बोलो मत, बोलो मत, मजे लिया। पहली बात तो आपको ये बोलनी है कि जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है 180 डेज आप स्टे नहीं करते तो 24-25 में आपको 60 डेज स्टे करना पड़ेगा अलोंग विथ 4 इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर में 365 डेज। ओनली 365 डेज से भी काम नहीं होगा। जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है उसमें कितने डेज? 60 डेज अलोंग विथ 4 इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर के अंदर कितना बेटा? 365 डेज आप इंडिया में स्टे करोगे तभी आप क्या बन जाओगे? रेजिडेंट। अदरवाइज आप क्या होंगे? नॉन रेजिडेंट। मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आया समझ में सबको? अब भी जल्दी नहीं, ठीक है, मुझे लगता है अब तो शायद क्लियर हो गया होगा। सिंपल कंसेप्ट है। प्रीवियस ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस जो आपको डिटरमाइन करना होता है ये आपको एवरी प्रीवियस ईयर डिटरमाइन करना। तो सिर्फ समझने के लिए फॉर एग्जांपल आपका जो प्रीवियस ईयर है वो है 25-20। ये ले लिया क्या मैं? ले लिया ना? ये ऊपर ही लिया था 500। यदि आपका प्रीवियस ईयर फॉर एग्जांपल 26-27 और उसके लिए आप रेजिडेंट हो या नहीं, हाँ तुम बताऊंगी। प्रीवियस ईयर 26-27 में रेजिडेंट हो या नहीं हो डिटरमाइन करने के लिए क्या चेक करेंगे? 180 कौन से ईयर में? 25-26 या 24-25? प्लीज बोलो। जिस प्रीवियस ईयर में आपको स्टेटस देखना है उसी प्रीवियस ईयर में देख। तो बिल्कुल सही बोला। प्रीवियस ईयर 26-27 में यदि ये पर्सन स्टे करता है इंडिया में कितना? इक्वल टू और मोर देन 182 डेज। और यदि वैसे कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो आप रेजिडेंट माने जाओगे। और यदि पहली वैसे कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो बगल वाला प्यारा बच्चा सेकंड वैसे कंडीशन। करंट ईयर मतलब 25-26 में कितने डेज? 60 एंड देन preceding 1, 2, 3, 4 इन 4 इमीडिएट preceding ईयर के अंदर 365 डेज एग्रीगेट कितना डेज? और मुझे लगता है सबको समझ में दिस इज द बेसिक कंडीशन। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। ये क्या है? बेसिक कंडीशन। ठीक है, लिखने में तो आए नहीं। आज बेसिक कंडीशन क्लियर हो गई। तो बेसिक कंडीशन का जो रोल है वो ओनली इतना बताता है कि आप रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट। तो एक लाइन में लिखवा देता हूं मैं कहां पे था। एक कितनी बेसिक कंडीशन थी? 2। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज इसके होना चाहिए। और यदि आप पहली बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं करते तो आप सेकंड बेसिक कंडीशन देख सकते हो जिसमें रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर आपने 60 डेज स्टे किया तब भी आप रेजिडेंट माने जाओगे। यदि आपने 4 इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 डेज आपने एग्रीगेट। सर एग्रीगेट मतलब मिला। सर मिला के कैसे? आपको बच्चा बोले सर चारों में इक्वली होना चाहिए क्या? ऐसा हो सकता है कि 2 साल आप इंडिया में नहीं रहते हो, 1 साल ज्यादा रह लिए, ये कैसे भी? एनी परमुटेशन कॉम्बिनेशन मतलब चारों का एग्रीगेट देखना है, कोई रीजन नहीं। हो सकता है कि 2 साल आप बिल्कुल भी इंडिया में नहीं। आपको क्या करना है? 1, 2, 3, 4 इन चारों का एग्रीगेट करो। एग्रीगेट मींस टोटली। और टोटल करके आपका स्टे इंडिया में कितना होना चाहिए? इक्वल टू और मोर देन 365 डेज। तो आप क्या माने जाओगे? रेजिडेंट। आप चाहो तो एक पॉइंट ऐड कर सकते हो। इफ नो बेसिक कंडीशन इज सेटिस्फाइड, यदि कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो आप क्या बोलोगे उसको? नॉन रेजिडेंट। ये क्लियर हो गया?
दो बेसिक कंडीशन है, दोनों में से एक भी बेसिक कंडीशन फुलफिल होगी तो क्या बन गया रेजिडेंट, और यदि एक भी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो आप क्या होंगे नॉन रेजिडेंट। और यदि आप नॉन रेजिडेंट हो तो नॉन रेजिडेंट। लेकिन यदि आप रेजिडेंट हो इंडिविजुअल, यदि इंडिविजुअल रेजिडेंट है तो कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हो, फिर आपको आगे बढ़ना। यदि इंडिविजुअल क्या बेटा, ये मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूं, यदि इंडिविजुअल क्या है रेजिडेंट, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा कि वो कैसा है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए एडिशनल कंडीशन से पहले ये वाले पॉइंट क्या होंगे। सबसे पहले कुछ बातें आपको करनी पड़ेगी। पहला नोट नंबर 1 पढ़ना, पहले नोट नंबर 1, ओनली नोट नंबर 1। कहां पढ़ना अपने को, नोट नंबर 1। ये सारी बातें अपन पढ़ चुके हैं। इफ एनी इंडिविजुअल, एक बार फॉर्मेलिटी कर रहा हूं मैं, यदि किसी को कम समझ में आया तो रीड कर लो, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ एनी इंडिविजुअल, मिल गया, मैं कहां पढ़ रहा हूं एवरीवन। इफ एनी इंडिविजुअल सेटिस्फाई एनी वन बेसिक कंडीशन एटलीस्ट वन, दोनों हो जाती है तो तब भी आप रेजिडेंट, और यदि एक भी बेसिक कंडीशन यदि आप फुलफिल कर लेते हो तो वो पर्सन क्या माना जाएगा रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। और यदि वो रेजिडेंट बन गया तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि वो ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी। समझ में आ गई बात। और यदि एसएसजी दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, तो क्या माना जाएगा वो ऑर्डिनरी, अदरवाइज नॉन ऑर्डिनरी। देखिए उससे पहले एडिशनल कंडीशन पे अपन आए, उससे पहले नोट नंबर 1, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, जिसने बताया आप चाइना जाते हो, अमेरिका जाते हो, जापान जाते हो, तभी आप इंडिया में स्टे नहीं कर पा रहे। तो फॉर एग्जांपल आज का डेट, तो आप 27 को चाइना गए, 27 जैन को चाइना गए, रवाना चाइना के लिए रवाना हो, और 19 फेब नहीं 14 फेब जरूरी है, तो 14 फेब को आप इंडिया में वापस। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या, आपको डेज काउंट करने पड़ते, क्या काउंट करने पड़ते हैं, आप इंडिया में कितने स्टे, तो इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है समझा। वापस से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, क्या बोला मैंने, आप चाइना के लिए रवाना कब हुए 27 जनवरी को, और 14 फरवरी को आप क्या हुए इंडिया में वापस रिटर्न हुए। तो क्वेश्चन क्या राइज होता है सर, क्या 27 जनवरी इंडिया में स्टे माना जाएगा, और यदि 14 फरवरी को आप यदि रिटर्न हो गए तो क्या 14 फरवरी भी इंडिया में स्टे माना जाएगा। आंसर इज यस, नॉट नंबर 1। क्या जिस दिन आप इंडिया में एंटर कर रहे हो वो डे भी इंडिया का स्टे माना जाएगा, और जिस दिन आप इंडिया लीव करते हो वो भी इंडिया का स्टे माना जाएगा। जैसे कि आपने 27 जनवरी को इंडिया से क्या किया, लीव किया, वो भी इंडिया के अंदर स्टे के अंदर काउंट किया जाएगा, और 14 फरवरी को आपने इंडिया में एंटर किया, वो भी क्या होगा इंडिया के स्टे के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। क्या काउंट नहीं होगा, 28 जनवरी से लेके 13 फरवरी के जो डेज है वो काउंट नहीं होगा। नोट नंबर 1 में कोई डाउट। Note number 1, the day on which he entered India, the day on which he entered India as well as the day on which he leaves India shall be taken into account as the stay of individual in India. क्या stay of individual नहीं, तो मिस्टेक है, क्या करना है stay of resident in India। या स्टे ऑफ इंडिविजुअल इन इंडिया, इंडिविजुअल ही होगा, रेजिडेंट तो स्टे का ही पार्ट है ना, तो स्टे ऑफ इंडिविजुअल इन इंडिया मतलब इंडिविजुअल का स्टे इंडिया में माना जाए। कौन सा है, जिस दिन इंडिविजुअल एंटर कर रहा है और जिस दिन इंडिया लीव, तो लीव करने वाला डेज भी काउंट होगा और एंटर करने वाला डेज भी काउंट किया जाए। बाकी जो डेज है वो स्टे के अंदर काउंट। राइट एवरीवन।